हेलो एवरीवन, विश शुरू क्लासेस में आपका स्वागत है। ध्वनि जो चैप्टर है हमारा, इससे रिलेटेड जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसमें मैंने आपको ध्वनि परावर्तन के बारे में समझाया था। प्रतिध्वनि क्या होती है, अनुरणन या गूंज क्या होता है, इसके अलावा ध्वनि परावर्तन के कौन कौन से उपयोग होते हैं और ध्वनि परावर्तन के जो उपयोग हैं उनमें हम आगे भी चर्चा कर लेंगे। अभी हम शुरू करते हैं आज की क्लास में कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है और ये किस आधार पर बांटा जाता है। देखिए, होता क्या है, ध्वनि तरंगें विभिन्न स्रोतों के द्वारा जो उत्पन्न की जाती हैं उनकी जो आवृत्ति की परास है, जो आवृत्ति की रेंज है, वो बहुत बड़ी है। मतलब ये है कि ध्वनि तरंगें बहुत कम आवृत्ति से लेकर बहुत उच्च आवृत्ति तक उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन इनमें से सारी तरंगें ऐसी नहीं होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं। तो जिन्हें हम सुन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑडिबल साउंड वेव्स, श्रव्य तरंगें जिन्हें हम सुन सकते हैं। और जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं वो हो जाती हैं इनऑडिबल, जिनको हम सुन नहीं सकते। अब ये ना सुनने वाली जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक तो होती हैं अपश्रव्य तरंगें जिन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। एक होती हैं पराश्रव्य तरंगें या इन्हीं को हम कहते हैं पराध्वनि तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ पर एक शब्द आया है पराध्वनि, और इसके पहले हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई है पराध्वनिक। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। पराध्वनि का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स और पराध्वनिक का मतलब होता है सुपरसोनिक। तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था पराध्वनिक चाल यानी कि सुपरसोनिक स्पीड। तो हमने आपको बताया था कि कुछ ध्वनि स्रोत ऐसे होते हैं जिनकी चाल ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा होती है और ऐसे स्रोतों की चाल को हम पराध्वनिक चाल कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो पराध्वनिक की नहीं बल्कि पराध्वनि। तो पराध्वनि या पराश्रव्य का मतलब एक ही होता है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसकी रेंज बहुत बड़ी है। बहुत छोटी आवृत्ति से लेकर के बहुत बड़ी आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला भाग है अपश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव्स। कौन सी ध्वनि तरंगें होती हैं जिन्हें हम अपश्रव्य तरंगें कहते हैं? तो मैंने लिख भी दिया है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। आवृत्ति क्या मतलब होती है? आवृत्ति से क्या तात्पर्य होता है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो यदि 1 सेकंड में 20 कंपन हो रहे हैं या इससे कम हो रहे हैं तो हम ऐसी ध्वनि तरंगों को क्या कहेंगे? अपश्रव्य तरंगें। ये हमें सुनाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये मेरे लिए इनऑडिबल होती हैं। और क्या खास बात होती है इनमें? दूसरी खास बात ये होती है कि जो बड़े जानवर हैं जैसे गैंडा, हाथी या हाथी भी हो सकता है,
या व्हेल मछली, व्हेल मछली जो व्हेल होती है व्हेल, है ना, ये बहुत भारी भरकम होते हैं। व्हेल मछली भी बहुत बड़ी होती है, हाथी भी बड़ा होता है, विशालकाय होता है, और गैंडा भी विशालकाय जानवर होता है। इन जानवरों की विशेषता ये होती है कि ये जानवर अपस्रब्ध तरंगें उत्पन्न करके, कैसी तरंगें? अपस्रब्ध तरंगें उत्पन्न करके संपर्क स्थापित कर लेते हैं, संपर्क स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अपस्रब्ध तरंगें किन्हें कहते हैं? ऐसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपस्रब्ध तरंगें कहलाती हैं, और ये सामान्यतः मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन गैंडा हाथी या व्हेल, ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जो अपस्रब्ध तरंगों के द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। हालांकि वो तरंगें हमें सुनाई नहीं देंगी, लेकिन वो जानवर इन तरंगों को न केवल उत्पन्न करते हैं बल्कि इन्हें सुन भी सकते हैं। ठीक है, अब इतनी कम आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, चूँकि आवृत्ति बहुत कम है, तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगी। आवृत्ति बहुत कम है तो तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगी, और तरंगदैर्घ्य यदि ज़्यादा है तो इन तरंगों को उत्पन्न करने के लिए जो स्रोत हमें चाहिए वो बड़े आकार का होना चाहिए। क्लियर? लॉजिक समझना बड़ा आसान है। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। किस कॉन्सेप्ट के द्वारा? देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि तरंग की चाल होती है v बराबर n इंटू लैम्डा। अगर v नियत हम कर दें तो यहाँ से जो n होगा वो 1/λ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कम होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगी तो आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो इन तरंगों की आवृत्ति कम होती है, अर्थात तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है तो इन तरंगों को उत्पन्न करने के लिए जो हमें स्रोत चाहिए वो बड़े आकार का होना चाहिए। इसीलिए ये जो बड़े जानवर हैं ये तो अपस्रब्ध तरंगें उत्पन्न करते ही हैं। इसके अलावा कौन सी तरंगें अपस्रब्ध तरंगें होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो भूकंप से पहले तरंगें उत्पन्न होती हैं, भूकंप आने से पूर्व की तरंगें, भूकंप आने से पूर्व की तरंगें। जब भूकंप आने वाला होता है तो उससे कुछ समय पहले क्या होता है? अपस्रब्ध तरंगें उत्पन्न होती हैं जिनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। क्योंकि हम तो इन तरंगों को सुन नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ जंतुओं में ये क्षमता होती है कि वो इन तरंगों को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो भूकंप आने से पहले जैसे ही ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो जो जंतु होते हैं वो सावधान हो जाते हैं। जैसे कि कुछ एक भयानक आपदा आने वाली है, इसका उन्हें पूर्व में संकेत मिल जाता है और वो खुद में सावधान हो जाते हैं। हम उनकी हरकतों को देखकर ये शायद पता कर सकते हैं कि कुछ भूकंप जैसा आने की आशंका है। ठीक है ना? तो ये हो जाएंगी आपकी अपस्रब्ध तरंगें। एक बात और बता दें, आपने देखा होगा कि कुछ घड़ियाँ होती हैं जिनमें लोलक लगा होता है, पेंडुलम, वो ऐसे 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 कर चलता रहता है, ऐसे ऐसे पेंडुलम। तो जो पेंडुलम होता है वो 1 सेकंड में 1 कंपन करता है, ऐसे 1 2 1 सेकंड में 1 कंपन करता है। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 1, यानी 20 हर्ट्ज से कम, है ना। 1 जो हर्ट्ज आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम है। तो जो सरल लोलक के द्वारा उत्पन्न ध्वनि होगी उसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज होती है, यानी वो कौन सी तरंगें होती हैं? अपस्रब्ध तरंगें होती हैं। यदि हम उन तरंगों को सुन सकते तो
तो जैसे जब मच्छर भिनभिनाता है ना, उसके पंखों की आवाज़ आती है मेरे कान के पास, उसी तरह से जब किसी घड़ी का लोलक चल रहा होता तो हमें उसकी भी ध्वनि सुनाई दे रही होती। तो इस प्रकार से ये है अपश्रव्य तरंगें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं उन तरंगों की जिन्हें हम सुन लेते हैं, ऑडिबल वेव्स। तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। देखिए 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो हम यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज की जगह 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, इनके बीच में होती है, तो वो ध्वनि तरंगें हमें सुनाई देती हैं, यानी उन्हें हम कहते हैं श्रव्य तरंगें। तो वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, ठीक है। अब श्रव्य तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, हम सब जानते हैं। जो हम लोगों की बोलचाल की भाषा होती है, इसमें कौन सी तरंगें हैं, श्रव्य तरंगें हैं। तभी तो हम लोग एक दूसरे की बात को सुन पाते हैं। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक, वायलिन, गिटार, हारमोनियम, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, सबकी तरंगें कैसी हैं, श्रव्य तरंगें हैं। जो जंतुओं की आवाज़ें होती हैं, जानवरों की आवाज़ें होती हैं, वो कौन सी तरंगें हैं, श्रव्य तरंगें हैं। यानी इन सब की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि जो 5 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। जो एक वयस्क मनुष्य की सुनने की क्षमता है, उससे ज़्यादा क्षमता किसकी होती है, बच्चे की होती है। वो बहुत उच्च आवृत्ति, देखिए हम लोग 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। कुछ जंतु भी होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को भी सुन सकते हैं, जैसे हमारा एक जानवर होता है पालतू, कुत्ता। तो कुत्ते में एक विशेषता होती है कि वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। एक चीज़ क्या होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो उच्च आवृत्ति के लिए, उच्च आवृत्तियों के लिए, उच्च आवृत्तियों के लिए कान की संवेदनशीलता कम होती जाती है। कान की संवेदनशीलता कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं वो हमें कम सुनाई देने लगती हैं, यानी कि कान की संवेदना कम होती चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब एक निश्चित उम्र को पार करने के बाद व्यक्ति अक्सर ऊंचा सुनने लगता है, यानी उसको कम सुनाई देने लगता है। तो ये होती है हमारी श्रव्य तरंगें। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट तरंगों के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य या पराध्वनि तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनको हमने सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि इन तरंगों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, अभी हम आपको बताएंगे भी। तो ऐसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, उन्हें हम पराश्रव्य या पराध्वनि तरंगें कहते हैं। क्योंकि इनकी आवृत्ति कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो चूँकि आवृत्ति कैसी है, उच्च है, और ये मैं आपको बता दूं कि तरंगों की आवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है, उन तरंगों में ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो चूंकि इन तरंगों की आवृत्ति उच्च होती है तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि इन तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। अधिक ऊर्जा के कारण ये तरंगें, चूँकि तरंगदैर्घ्य होती है कम और ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा, तो ये तरंगें एक पतले से किरण पुंज के रूप में लंबी दूरी तक भेजी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ये एक पतले किरण पुंज का रूप ले सकती हैं, मतलब फैलती नहीं है, पतले किरण पुंज के रूप में ये दूर तक चली जाएंगी। देखिए, कोई भी किरण हो, अगर किरणें फैल जाएंगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी, उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि किरण फैलेगी नहीं, जैसे कि लेज़र में किरण होती है, लेज़र की किरण फैलती नहीं है, इसीलिए लेज़र की किरण बहुत दूर तक चली जाती है। तो ये जो पराध्वनि तरंगें होती हैं, इनकी आवृत्ति उच्च होने के कारण इनमें अधिक ऊर्जा होती है और इनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं वो पतले किरणपुंज के रूप में अधिक दूरी तक जा सकती हैं। चूँकि इनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है तो यदि इनके रास्ते में कोई अवरोध भी आ जाता है तो भी ये उसको पार करके सीधे चली जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कितना भी बड़ा अवरोध बना रहे, थोड़ा बहुत अगर अवरोध आता है तो ये तरंगें उसको पार कर जाती हैं। तो इस तरह से ये होती हैं पराश्रव्य या पराध्वनि तरंगें। इनको उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, तो एक पदार्थ होता है क्वार्ट्ज, और ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो कंपन होते हैं उनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है और इससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होती है वो होती है आपकी पराश्रव्य ध्वनि तरंगें या पराध्वनि तरंगें। तो उम्मीद करते हैं आपको ध्वनि तरंगों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं। देखिए, जो पराध्वनि तरंगों के यूज़ होते हैं, उपयोग होते हैं, उनको हमने पॉइंट वाइज शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और सुन करके अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहला इसका यूज हमने बताया सफाई करने में। किसकी सफाई करने में? देखिए, होता क्या है, कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं, कल पुर्जे मशीनों के भी हो सकते हैं या किसी उपकरण के भी हो सकते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के भी हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं बहुत सारी, उनमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, छोटे छोटे से पुर्जे होते हैं, है ना। तो अगर हमें इन पुर्जों की सफाई करनी है, इनको साफ़ करना है, होता क्या है, कभी कभी उन पुर्जों में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती है, यानी उन हिस्सों तक हम किसी प्रकार से पहुँच नहीं सकते हैं कि हम उनको साफ़ कर सकें। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी कुछ अवयव ऐसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती हैं उनके पुर्जे होते हैं, कुछ मशीनों के भी पुर्जे होते हैं, कुछ उल्टे सीधे आकार के विषम आकार के कल पुर्जे होते हैं जो इस प्रकार की बनावट के होते हैं कि उनको अगर हम साफ़ करना चाहें तो कुछ हिस्से ऐसे रह जाते हैं उन पुर्जों में जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, यानी जहाँ तक किसी भी प्रकार से हम सफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हिस्सों की सफाई करने के लिए पराध्वनि तरंगों का यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत उच्च आवृत्ति की होती हैं। कैसे किया जाता है, करते क्या है, हम एक पदार्थ लेते हैं। कौन सा पदार्थ? जिसके द्वारा पुर्जों की सफाई करी जाती है ना। तो हम पदार्थ का क्या बना लेंगे, पदार्थ का हम बना लेंगे सॉल्यूशन, यानी विलयन बना लेंगे, पदार्थ का विलयन बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। और उस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में हम वो पुर्जा डाल देंगे। क्या करेंगे, पुर्जा हम डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम विलयन के अंदर वो डुबा देंगे पुर्जे, ठीक।
उसके बाद क्या होगा, केवल डुबाने भर से क्या वो पुर्जे साफ़ हो जाएंगे? नहीं, उसमें तमाम ऐसे हिस्से होंगे जिनमें कहीं ना कहीं चिकनाई यानी कि जो ग्रीस होगा, चिकनाई जिसे बोलते हैं, ग्रीस होगा, ऑयल होगा या धूल के कण चिपके होंगे, वो चिपके रहेंगे, वो वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इन कल पुर्जों को इस विलयन में डुबोने के बाद ऊपर से हम क्या करेंगे, पराध्वनि तरंगों को हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है। अब पराध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? बहुत उच्च आवृत्ति की होती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण क्या होगा, जब ये पुर्जों के ऊपर गिरती हैं तो ये अंदर तक प्रवेश कर जाएंगी, उन भागों तक जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे, और जो भी उसमें धूल के कण या मिट्टी के कण या चिकनाई के कण, ग्रीस ऑयल वगैरह के जो भी उसमें पार्टिकल चिपके होंगे उनको साफ कर देंगी। ठीक है। तो ये पहला यूज है कल पुर्जों की साफ सफाई करने में। दूसरा यूज है दरार या छिद्र का पता लगाने में। किस संबंध में बात कर रहे हैं? देखिए, होता क्या है, जो इंजीनियरिंग का काम होता है, कभी कभी बड़े बड़े पुल बनते हैं या बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, उनमें हम लोग बड़े बड़े बने हुए ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऑलरेडी रेडीमेड ब्लॉक जो मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, किसके? कंक्रीट के, है ना। जैसे कंक्रीट का ये ब्लॉक है, मेरी बात को समझना, ये मान लीजिए कंक्रीट का ब्लॉक है, और हम इस ब्लॉक का क्या कर रहे हैं, पुल को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि बड़े पुल या बड़ी बिल्डिंग बनाने में ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसमें किसी प्रकार की कोई दरार, कोई चटकन या कोई छिद्र आदि तो नहीं है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है, देखने पर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। तो हम उसका पता कैसे लगा सकते हैं? तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग पराध्वनि तरंगें डालते हैं। ठीक। चूँकि ये कैसी हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं, यानी इनमें ऊर्जा अधिक होती है, और अधिक ऊर्जा के कारण ये जो तरंगें होती हैं वो इसको पार कर जाती हैं, इसको पार कर जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर माने जो इन तरंगों को डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्टर, संसूचक। क्योंकि हम तो सुन नहीं सकते इन्हें, तो ऐसे यंत्र होते हैं जो ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ से जो तरंगें भेजी गई हैं वो यहाँ पर रिसीव हो गई हैं, यानी यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ से जो तरंगें जा रही हैं वो आर पार जा रही हैं, मान लो। ठीक। अगर बीच में कहीं कोई दरार होगी, कोई चटकन होगी, तो क्या विशेषता देखने को मिलती है कि ये पराध्वनि जो तरंगें होती हैं वो इस दरार से क्या होगा, परावर्तित हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तो अगर कहीं बीच में इन तरंगों का परावर्तन हो रहा है तो हम ये पता कर लेते हैं कि ब्लॉक में यहाँ पे क्या है, खराबी है। ठीक है। तो जो पराध्वनि तरंगें होती हैं, यदि वो ब्लॉक को सीधे सीधे पार कर जाती हैं, देन ऑल इज वेल। ठीक है। ये डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, ये ध्वनि तरंगें वापस लौटने लगती हैं, इनका परावर्तन होने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम है, तो दरार है या कोई छिद्र है। तो इस तरह से हम पराध्वनि तरंगों के माध्यम से दरार या छिद्र का पता लगा सकते हैं। अब ये आता है ECG। ECG अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ECG जांच करवा लेता है। ठीक। इसको हम कहते हैं इको कार्डियोग्राफी। इको कार्डियोग्राफी, ई फॉर इको, सी फॉर कार्डियो, जी फॉर ग्राफी। ठीक है ना। तो ECG इसे शॉर्ट में बोलते हैं। अब ECG में किया क्या जाता है, हमने आपसे कहा कि ये हृदय की जांच होती है। मुख्य रूप से हृदय की जांच करने के लिए हम लोग ये वाली जांच कराते हैं ECG की। होता क्या है इसमें पराध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। कहाँ? हृदय के ऊपर डाला जाता है। पराध्वनि तरंगों को हृदय के ऊपर डाला जाता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये हमारा यहाँ पे हृदय है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, हृदय। ठीक है ना। इसी तरीके का कुछ हम बना रहे हैं, एग्जैक्ट शेप तो नहीं बना सकते, तो कुछ होता होगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसी को हार्ट मानते हैं। तो ये हो गया हमारा हृदय। अब ये तो ऊपर से मांसल है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या डालते हैं, पराध्वनि तरंगें डालते हैं।
पराध्वनि तरंगें डालते हैं और ये तरंगें हृदय से क्या होता है, परावर्तित होती हैं, हृदय से परावर्तित होती हैं। तो परावर्तित तरंगें क्या करती हैं, पूरे हृदय का एक इमेज बना लेती हैं, पूरे हृदय का एक इमेज बना लेती हैं, जिसे हम मशीन के माध्यम से इलेक्ट्रिक सिग्नल बना लेते हैं, उसके हम यानी विद्युत संकेत बना लेते हैं और उन विद्युत संकेतों के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का हार्ट होता है, हृदय होता है और हमें इसकी ईसीजी करवानी है। तो ईसीजी में क्या होता है, हार्ट के ऊपर पराध्वनि तरंगें डाली जाती हैं। ये पराध्वनि तरंगें हमारे हृदय से परावर्तित होती हैं। उन परावर्तित तरंगों के कारण एक हृदय का प्रतिबिंब बन जाता है, संपूर्ण हृदय का एक प्रतिबिंब बन जाता है। उस प्रतिबिंब को हम इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी विद्युत संकेतों में बदल लेते हैं, जिनको देख करके हम ये पता लगाते हैं कि हृदय की धड़कन बिल्कुल सही से काम कर रही है या कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसके बाद बात आती है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये बहुत फेमस है, जैसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड हमने कब करवाया होता है, जब हमें कोई आमाशय से संबंधित दिक्कत होती है या कहीं मेरे पेट में या कहीं साइड में इधर उधर दर्द हो रहा होता है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। या जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो जो गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है उसका विकास सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या उससे संबंधित कोई भी समस्या है, उसको जांचने के लिए भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है एक्चुअली उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। साउंड इसलिए लगा हुआ क्योंकि साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। क्या होता है इसमें, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंग कौन कौन से, जैसे किडनी है, जैसे हमारा लिवर है, जैसे हमारा पैंक्रियाज है, जैसे हमारा पेट है या पित्ताशय है, यानी इस प्रकार के जो हमारे अंदर अंग होते हैं, आंतरिक अंग जो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देते हैं, इनमें यदि कोई समस्या होती है तो उस समस्या को जांचने के लिए, परखने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करी जाती है। क्या होता है अल्ट्रासोनोग्राफी में, जो ईसीजी में होता है कुछ कुछ उसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस के माध्यम से पराध्वनि तरंगों को यानी अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं इनको, अल्ट्रासोनिक वेव्स को उस आंतरिक अंग पर डाला जाता है। ठीक है, और उस आंतरिक अंग का वो एक इमेज बना लेता है, प्रतिबिंब बना लेता है, और उसी प्रतिबिंब को कंप्यूटर के मॉनिटर पर हम लोग देखकर ये पता कर लेते हैं कि कहीं किडनी में कोई पथरी वगैरह तो नहीं है, या भ्रूण सही से विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, आदि आदि। ठीक है, यानी कई प्रकार की जो समस्याएं आंतरिक अंगों में होती हैं हम उनका पता लगा पाने में सक्षम हो पाते हैं। कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक डिवाइस होती है, उसके माध्यम से पराध्वनि तरंगों को आंतरिक अंगों के ऊपर डाला जाता है। वो डिवाइस उन तरंगों के परावर्तन से एक इमेज बनाती है, किसका, आंतरिक अंगों का, और वो इमेज हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखती है, और उस इमेज को देख करके हम दोष का या बीमारी का पता लगा पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पथरी तोड़ने में। तो अभी हमने आपसे कहा है कभी कभी क्या होता है, हमारी किडनी में छोटी मोटी पथरी होती है जो निकल नहीं पाती है बाहर, तो हम उसमें भी पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। करते क्या है, किडनी के ऊपर पराध्वनि तरंगों को डालते हैं, पराश्रव्य तरंगों को डालते हैं, क्योंकि इन तरंगों में उच्च ऊर्जा होती है। तो उच्च ऊर्जा के कारण, जैसे मान लीजिए ये हमारी पथरी है और ये इसके ऊपर क्या डाली जाएंगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगें, तो इनमें होती है उच्च ऊर्जा। तो उच्च ऊर्जा के कारण क्या करेंगी, ये पथरी को तोड़ देती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जब छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे तो जब यूरिन करेगा कोई भी व्यक्ति तो वो यूरिन से होकर के वो छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी एक इनका यूज होता है। इसके बाद जीव जंतुओं द्वारा भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए,
जैसे डॉल्फिन मछली होती है, डॉल्फिन मछली जब समुद्र के अंदर होती है, पानी में होती है, तो वो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती है। ऐसे ही चमगादड़, चमगादड़ जब उड़ रहा होता है तो वो भी पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है। किस लिए? ये पता करने के लिए कि कहीं हमारे मार्ग में कोई अवरोध तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है। भाई जो चमगादड़ है अगर उड़ता हुआ जा रहा है और दिन में हम सब जानते हैं कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है। अब मान लीजिए कि रोशनी है और चमगादड़ कहीं उड़ रहा है तो वो टकरा जाएगा किसी भी अवरोध से, लेकिन वो टकराता नहीं है। कारण क्या है कि वो जो चमगादड़ होता है वो बराबर पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता रहता है, रुक रुक कर, कॉन्टिन्यूसली नहीं, लगातार नहीं, स्पंद के रूप में रुक रुक के। यानी पहले तरंगें उत्पन्न करी, फिर बंद कर दी, फिर करी। यानी ची ची की एक साउंड होती है जो अपन को सुनाई नहीं देती है क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ची 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 ऐसे रुक रुक के स्पंद के रूप में वो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता रहता है, जिससे वो अपने मार्ग में आने वाले रुकावट, अवरोध या जो कीड़े होते हैं, कोई कीट पतंगा होता है, उनका पता कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं, ऐसे मौत होते हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि वो उच्च आवृत्ति की जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनको सुन पाते हैं, तो वो इस बात का पता लगा लेते हैं कि चमगादड़ मेरे पास आ रहा है, तो वो उससे बच पाने में सक्षम भी हो पाते हैं। तो जो जीव जंतु होते हैं वो भी पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसमें है समुद्र की गहराई का पता करने में। देखिए हम सब जानते हैं कि समुद्र की गहराई कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इतनी गहराई का हमें पता करना है तो उसके लिए उच्च ऊर्जा की तरंगों को भेजना होगा, और पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो उच्च ऊर्जा वाली तरंगें होती हैं, तो समुद्र की गहराई का पता करने में ये सक्षम हो पाती हैं। समुद्र की गहराई नहीं, बल्कि अगर समुद्र के अंदर कोई जहाज़ डूब गया है तो उसका मलबा पड़ा हुआ है, कोई पनडुब्बी है या कोई चट्टान है, इनका पता लगाने में भी हम पराध्वनि तरंगों का अर्थात पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कर लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा और जानते हैं। देखिए जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनके द्वारा जो समुद्र की गहराई पता की जाती है या समुद्र के अंदर किसी चट्टान का पता लगाया जाता है या कोई मलबा आदि का पता लगाया जाता है, तो उस मेथड को, उस विधि को, हम तकनीक को कहते हैं सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है SO से क्या हो जाएगा, साउंड, SO से क्या हो जाएगा, साउंड, ठीक है, और N से क्या है, नेविगेशन, A से एंड, R से रेंजिंग, तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसे हम कहते हैं सोनार। इस विधि में करते क्या है, तो आप लोग बहुत तसल्ली से सुनिएगा। मान लीजिएगा कि ये एक कोई जहाज़ है, ठीक है, ये कोई एक जहाज़ है, ठीक है, और ये पानी पर क्या हो रहा है, तैर रहा है, पानी पर तैर रहा है, और हमें समुद्र की गहराई का पता करना। सपोज यहाँ तक समुद्र, ये है समुद्र की गहराई, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर समुद्र, इसमें ये जो नाव है या जहाज़ है, इसमें दो डिवाइस लगी होती हैं, इन्हें बोलते हैं संसूचक। डिवाइस को क्या बोलते हैं, संसूचक, ठीक, हिंदी में संसूचक, अंग्रेजी में डिटेक्टर, यानी पहचान करने वाले। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक तो वो होते हैं जो तरंगों को भेजते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर यानी ये क्या होता है, ये होता है प्रेषित्र, भेजने वाला, तरंगों को भेजने वाला, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेषित्र, जो प्रेषित करे तरंगों को, प्रेषित्र, ठीक है। और दूसरा होता है रिसीवर। दूसरा क्या होता है, रिसीवर, इसे कहते हैं ग्राही, यानी तरंगों को ग्रहण करने वाला। तो इस नाव में या इस जहाज में ये दो संसूचक डिटेक्टर लगे होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ये ट्रांसमीटर क्या करता है, ये पराश्रव्य तरंगों को अंदर भेजता है, पराश्रव्य तरंगों को अंदर भेजता है। तो जब ये पराश्रव्य तरंगें अंदर जाएंगी तो ये कौन भेजेगा, ये ट्रांसमीटर भेजेगा, ठीक है, ये हो गया ट्रांसमीटर। अब ये है समुद्र का तल, तो होगा क्या कि समुद्र के तल से ये पराश्रव्य तरंगें जैसे ही टकराएंगी ये वापस आएंगी। जब ये वापस आएंगी तो इनको कौन पहचानेगा, यानी इनको कौन ग्रहण करेगा, रिसीवर। भेजेगा कौन, ट्रांसमीटर,
और वापस में कौन लेगा, रिसीवर, ठीक है ना। तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं तो ये तरंग यहाँ से यहाँ तक गई और वापस आई है, इसमें कितना समय लगा है ये दोनों डिवाइस बता देती हैं। सपोज ट्रांसमीटर से जो तरंगें हमने भेजी हैं और रिसीवर ने जो तरंगें प्राप्त करी हैं उनके बीच में t समय लगा। कितना समय लगा, t समय लगा। ये t समय जो होगा वो इनके द्वारा पता चल जाता है, ठीक है। यानी t हमारे लिए नोन होता है, हम इसको जान जाते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक। अब जो पराश्रव्य तरंगें होती तो ध्वनि तरंगें हैं, तो ध्वनि तरंगों की जो पानी में चाल है वो भी हमें पता होती है। यानी ध्वनि की जो चाल है v, ये भी हमें पता होती है। तो समय हमें पता चल जाएगा इन दोनों डिवाइस से और ध्वनि की चाल हमें पता होती है। हमें पता ये करना कि ये समुद्र है कितना गहरा। तो मान लेते हैं ये d गहराई है, इसकी कितनी गहराई है, d। तो पहले ये तरंग d गहराई तक जाएगी और फिर d गहराई तक ऊपर आएगी। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, d जाने में और d आने में। तो जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी 2d। तो कुल दूरी हो जाएगी 2d, चाल कितनी है v और समय लगा t। अब एक फॉर्मूला हमें पता होता है क्या, कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो यहाँ से दूरी कितनी है 2d, चाल कितनी है v इंटू t। तो d बराबर हो जाएगा v इंटू टी बाई 2। ध्वनि की चाल पानी के अंदर हमें पता होती है, t हमें ये दोनों उपकरण बता देते हैं। तो v और t की वैल्यू रख करके हम d को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी समुद्र की गहराई यहाँ पर कितनी है। तो इसमें कौन सी तरंगें भेजी जाती हैं, पराश्रव्य तरंगें। क्यों, क्योंकि उनकी आवृत्ति उच्च होती है, इसलिए उनमें ऊर्जा भी अधिक होती है। क्लियर हो गया। तो इसी को हम सोनार भी कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, एक चीज़ होती है हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या, जिन लोगों को ऊंचा सुनाई देता है यानी कम सुनाई देता है, तो उनको अच्छे से बात सुनाई देने लगे, उसके लिए एक मशीन आती है जिसे वो लोग अपने कान में लगा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं श्रवण सहायक युक्ति। हिंदी में श्रवण सहायक, यानी जो सुनने में हमारी सहायता करे। युक्ति माने डिवाइस, यानी ऐसा उपकरण जो सुनने में हमारी सहायता करे, उसे हम कहते हैं श्रवण सहायक युक्ति। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हियरिंग एड्स। एड माने होता है हेल्प करना। तो हियरिंग एड्स क्या होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, श्रवण सहायक युक्ति, ठीक है, हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स। अब क्या होता है ये डिवाइस, इसमें क्या क्या इसमें अवयव होते हैं और ये किस प्रकार से काम करती है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो कान में मशीन लगाई जाती है ना सुनने के लिए, इसमें 3 अवयव होते हैं। कितने, 3। पहला होता है एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। दूसरा होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। और तीसरा होता है स्पीकर। तीसरा होता है स्पीकर। तो जो सुनाई देने के लिए जो हम मशीन लगाते हैं उसमें ये 3 उपकरण होते हैं, 3 डिवाइस होती हैं छोटी छोटी, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर। अब होता क्या है, ये तीनों कैसे काम करते हैं। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति ने कुछ बोला यानी ध्वनि तरंगें आईं, तो उन ध्वनि तरंगों को सबसे पहले ये जो माइक्रोफोन है ये क्या करेगा, ये ध्वनि तरंगों को, जो माइक्रोफोन है वो क्या करेगा, ये ध्वनि तरंगों को किस में बदल देगा, विद्युत संकेतों में बदल देगा। विद्युत संकेत, यानी कि सीधी बात है, जो साउंड आई है उस साउंड को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देगा। कौन, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, तो मैंने ये माइक लगाया हुआ है, तो इस माइक में क्या है, माइक्रोफोन है, जो मेरी ध्वनि तरंगों को क्या करता है, विद्युत सिग्नल में बदल देता है और मोबाइल तक भेज देता है। अब मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में स्पीकर होता है, वो स्पीकर क्या करता है, इन विद्युत संकेतों को फिर से ध्वनि तरंगों में बदल देता है। करेक्ट।
तो वैसे ही ये जो माइक्रोफोन है ये ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में बदल देगा, विद्युत संकेतों में बदल देगा। अब फिर ये एम्पलीफायर क्या करेगा, ये जो विद्युत संकेत हैं इनको ये प्रवर्धित कर देगा। प्रवर्धित माने बढ़ा देगा, बढ़ा देगा यानी इनको और बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना वो कम सुन पाता है, यानी उसके पास जो ध्वनि जाती है वो बहुत कम जाती है। वो कब सुन पाएगा? जब ध्वनि ज़्यादा जाएगी, यानी ध्वनि में जो सिग्नल होंगे, यानी ध्वनि में जो ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी। और वो ज़्यादा ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? एम्पलीफायर। ये क्या करेगा? इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देगा, यानी उनका आयाम बढ़ा देगा। आप लोग याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाई थी प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस पढ़ाया था मैंने। आपने नहीं पढ़ा है पीछे के आप वीडियो देखिएगा। तो प्रबलता में हमने आपको बताया था कि आयाम जितना बड़ा होता है, ये आयाम ये जितना बड़ा होता है ध्वनि की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल के आयाम बढ़ा देता है, यानी प्रबलता को बढ़ाने का काम करता है। तो माइक्रोफोन ने ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया, फिर इसने क्या किया? इलेक्ट्रिक सिग्नल के आयाम को बढ़ा दिया। फिर स्पीकर क्या करेगा? फिर से ये जो विद्युत संकेत हैं जो बढ़े हुए हैं, ऑलरेडी प्रवर्धित हैं, उनको फिर से ध्वनि तरंगों में बदल देगा और उस व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से हियरिंग एड्स काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, या विश्व क्लासेस का जो टेलीग्राम पर ग्रुप बना है उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास में।